विद्या वॉरियर्स में आप लोगों का स्वागत है। हम आज संधि, नया संधि पढ़ने से पहले बेटा थोड़ा सा गुण संधि का पिछले वीडियो में कुछ भाग छूट गया था स्थानाभाव के कारण, उसको पूरा कर लेते हैं आज, फिर आगे पढ़ते हैं। तो गुण संधि में आप लोगों ने देखा था तो केवल इतने उदाहरण हो पाया था कि अ और आ के बाद अगर ई हो तो इसका ए हो जाता था, इसके बाद अगर ऊ हो, अब ई हो और चाहे ई हो, दीर्घ ए हो जाता है, और अगर ऊ हो या दीर्घ ऊ हो तो ओ हो जाता है। मतलब अ या आ के बाद ई का ए और ऊ का ओ हो जाता है। इतनी बातें हम सीखे थे। एक और थोड़ा सा बाकी रह गया था कि अगर री हो तब क्या होगा। तो री के होने पर अ या आ के बाद अगर री आता है तो चाहे आ हो और चाहे अ, इसका अर बनता है। इस बात को आप ध्यान देना कि री के होने पर अर बनता है। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं उसका, और उन दोनों का तो पर्याप्त उदाहरण हो चुका था। जैसे महा, धन, ऋषि। अब यहाँ देखिए, हा का आ, हा में आ है, और यह री जुड़ करके अ या आ के बाद री आए तो अर बनेगा, तो यहाँ बन जाएगा आ का अर। तो अर बन जाएगा जब, तो आप यहाँ देखिए इस प्रकार समझिए कि मह धन आ, इसका आ निकलेगा बाहर अगर, और इसके साथ री जुड़ेगा बेटा, और सी हम यहाँ अलग कर ले रहे हैं, तो यह जुड़ करके अर बनेगा, माने मह धन अर। और यहाँ सी, इसको लिखे रहिए आप, तो आप देखेंगे कि यह अ इस पर आ जाएगा और यह हो जाएगा महर्षि। महर्षि। इसी तरह से जैसे वर्षा, धन ऋतु। अब इसका आ इसका री मिलकर अर बनेगा, तो यह हो जाएगा वर्षा ऋतु। यहाँ ध्यान देना, वर्षा ऋतु मत कर देना, अर बनेगा तो उसको वह र इस पर चला गया है। अब जैसे यहाँ महर्षि मत कह देना, महर्षि। खैर उतना तो सब शब्द जानते हैं, कौन सा उचित है अनुचित है उतना समझ लेते हैं, लेकिन जानना भी चाहिए कि कैसे हुआ। अब जैसे देव, धन, ऋषि। अब यहाँ अ है, व के अंत में व में अ मिला हुआ है, और यहाँ री, तो री और अ मिलेगा तब भी अर बनेगा, तो बन जाएगा देवर्षि। इस तरह परिवर्तन होता है। तो छूटा हुआ भाग था, पहले हम इसको कवर कर लिए, यह गुण संधि का ही छूटा हुआ भाग था। अब आगे चलेंगे, और आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स देख लिया करें, क्योंकि जो कुछ छूटता है, ऐसी चीज़ें रहती हैं या कभी कुछ मुंह से गलत चीज़ें निकल गई, तो उनको सुधार के रूप में जो है वो सुधार करके विधिवत कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाता है। उनको भी आप देखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब यण संधि समझेंगे हम लोग। देखिए, आप जब संधि पढ़ते हैं तो एक क्रम से बात समझेंगे तो बहुत बढ़िया समझ में आती है। जैसे यहाँ थोड़ा सा देखिए, आप स्पष्ट हो जाइए कि अ के बाद अ ई उ के बाद अगर अ ई उ या आ ई उ या आ ई उ के बाद अ, जो ह्रस्व और दीर्घ वाला आपने पढ़ा दीर्घ स्वर संधि में, तो कुल मिलाकर दीर्घ हो जाता है अगर सवर्ण ही रहे साथ। अ के बाद अ, या अ के साथ अ आ, और इसी तरह ई के साथ ही, ऊ के साथ ऊ, तो उन्हीं का दीर्घ हो जाता है। एक जब यह संधि आप पढ़े, इसके बाद आप दूसरा क्या पढ़े कि गुण।
माने थोड़ा सा परिवर्तन होगा तो एक अलग प्रकार का संधि बनेगा। उसमें आपने क्या पढ़ा कि अगर अ आ के बाद स्वर्ण न आए यानी ई आ जाए तो क्या होगा, तो इसका उत्तर मिला कि ए हो जाएगा। ए गुण में आते हैं। अगर ऊ आए तो क्या होगा, चाहे अ हो चाहे आ हो, ऊ आए तो क्या होगा, तो इसका उत्तर मिला ओ होगा। अब री आए तो क्या होगा, इसका उत्तर मिला अर होगा। अब देखिए यही अलट पलट करके विभिन्न प्रकार के संधि बने हुए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा अर। यह गुण संधि में आपने पढ़ा। देखिए ये जो नियम है बेटा व्याकरण के, ये ऐसा नहीं है कि कुछ विद्वानों ने बना दिया कि अब आपको ऐसा ही बोलना है, ऐसा ही करना है और बस आप उसको मजबूरी में रट रहे हैं। आप अपने जीवन, दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में संधि करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो भाषा पहले बोली जाती है, फिर उसको एक मानक रूप देने के लिए नियमबद्ध किया जाता है ताकि इसकी मानकता बनी रहे, लोग अपने अपने अनुसार इसको बिगाड़ न ले, इसलिए नियम की ज़रूरत पड़ जाती है। पहले बोली जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, मज़ेदार उदाहरण। अब देखिए हम लोग बिगड़ी भाषा में इसी प्रकार भी कहते हैं ऐसा। किसी चीज़ को देखते हैं ना, जिसको आप शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं ऐसा, और उसी को क्या कहते हैं ऐ। अब ऐसा, अब आप उसको क्या कह देते हैं ऐसा, बोल देते हैं इस तरह से। जैसे आप देखिए जब किसी से कहते हैं कि पहुंच जाऊंगा, तो उसको थोड़ा सा हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं पहुंच जाब। अब देखिए आप यहाँ पे आप तो कहना चाहते हैं कि पहुंच जाब, लेकिन ज़रा बोल करके देखिए आप बोल क्या देते हैं पहुंच जाब। आप अपने आप संधि कर दिए, पहुंच जाब, च को क्या बना दिया आपने ज। किस तरह ये बोले जाते हैं और बनते रहते हैं। तो अब हम यह देखेंगे कि जब अ और ई आया तो ए बना, अब ई और अ आ जाए तब क्या होगा। आप इस समस्या पे ध्यान दीजिए। ऊ और अ आ जाए, क्रम बदल दिया हमने कुछ किया नहीं है उसमें, तब क्या होगा। री के बाद अ आए तब क्या होगा, अ आए, आ आए, ए आए, कुछ भी आए। तो इस प्रकार आप देखिए कि फिर वही बात कह रहा हूँ कि अ के बाद ई आया तो ए, अ के बाद ऊ आया तो ओ, अ के बाद री आया तो अर। इसी का क्रम बदल दीजिए ज़रा, ई के बाद अ, ऊ के बाद अ और री के बाद अ आ जाए। इन्हीं का क्रम आप पलट दीजिए, तब आप देखेंगे कि अब दूसरा रिजल्ट आएगा। माने हम एक अलग प्रकार का संधि अब पढ़ेंगे और वही संधि है यण संधि। अब इस यण संधि में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसका एक सूत्र है इको यणच। अगर सूत्र आप तैयार रखते हैं तो बहुत आसान होता है पढ़ना। अब इको यणच का यह मतलब होता है कि देखिए इसका संधि विच्छेद हम कर दिए हैं कि इक धन यण धन अच। इसका मतलब हुआ कि इक, ये जो प्रत्याहार है महेश्वर सूत्र से बनता है, इक में आता है ई उ रिल री, तो ई उ रिल री का यण हो जाता है। अब यण होना का मतलब यण में आता है य व र ल, तो ई उ रिल री का क्रमशः य व र ल हो जाता है यदि बाद में अच आए। यह वाला अच का मतलब ही होता है कि अच बाद में आए। बाद में आने पर तो अच में सभी स्वर आ जाते हैं। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कुल मिला के अर्थ क्या हुआ, इसका की पॉइंट, ई उ रिल री के बाद यदि कोई भी स्वर आए बशर्ते कि वह सवर्ण न हो, यानी ई के बाद ई आएगा तब तो दीर्घ में चला जाएगा, ऊ के बाद ऊ आएगा तो दीर्घ में, तो दीर्घ स्वर न बने। बाकी चाहे जो स्वर आए सामने, तो ई का य, ऊ का व, री का र, री का ल हो जाता है। गुण संधि में यही री बाद में आता था के बाद तो अर बनता था, आप ध्यान देना, लेकिन इसमें री पहले आता है अ बाद में और र बनता है। ठीक, ई का य, ऊ का व, री का र और री का ल। अब हम उदाहरण से समझते हैं इसको, ये आप क्रम से याद रखिए कि यही बनेगा ई का य, ऊ का व, री का र और री का ल। जैसे अधिधन अयन, अब ध में ई ई की मात्रा है, अब अ जुड़ेगा इसमें, तो अ जुड़ेगा तो ई का य बन जाएगा। देखिए अधि में हमने अध अलग करके ई अलग कर लिया है,
और सामने वाला रख दिया है यन। अब ई और मिलकर यह बन गया। तो यह ध्यान देना, यह आधा अर्धाक्षर हुआ कि नहीं हुआ? यह इसकी मात्रा तो यह बन गई, तो अध्ययन यह आधा बन जाएगा। कुल मिलाकर के यह संधि इसी तरह से आपको पहचानना है कि उसके पहले यह बना रहेगा, अगर उसके पहले वाला अक्षर अर्धाक्षर हो, पूर्ण वर्ण न हो, पूर्ण स्वर से मिला व्यंजन न हो, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ यण संधि का खेल हुआ है। इसी तरह से ऊ का व बना रहेगा। आइए ई वाला उदाहरण और देख लेते हैं तब। इति धन आदि, अब त का ई निकला और आ के साथ मिलकर या बन गया, और यह त अब अर्धाक्षर हो गया, आधा ही रह गया, तो हो गया इत्यादि। प्रतिधन एक, इसी तरह से ई और ए मिलकर के ए बन गया। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि ई और ए कोई भी स्वर आएगा तो यह बनेगा। इसका मतलब यह नहीं होता है कि यह बनेगा तो यही बना रहेगा। ई का यह हमने कहा बनेगा, तो और जो यह मात्रा है ये का, यह मात्रा उस पर लग जाएगी। तो ई का जब यह बनेगा, इसमें देखिए हलंत है, और ए की मात्रा लग गया तो बन गया ये, और त का ई निकल चुका था इसलिए आधा त बचा, तो प्रत्येक। अब सुधन आगतम, स पे ऊ की मात्रा है, आ है। अब स से ऊ निकालेंगे तो अर्धाक्षर स बचेगा और ऊ बाहर आएगा। अब आ के साथ मिल गया तो ऊ का व बन गया और आ की मात्रा लग गई तो वा बन गया। तो इस तरह से अर्धाक्षर स और ऊ और आ का वा और बाकी गतम स्वागतम। आशा है आप समझ रहे होंगे इस बात को। अब इसी तरह मधुधन अरि, मधु में ऊ है, अब ऊ और अ मिल करके अब ऊ का व बनेगा तो व बनेगा, और अ की मात्रा पूरा तो पूरा व बन जाएगा। वह स्वर अ भी मिल जाएगा और ध अर्धाक्षर हो जाएगा तो बन जाएगा मध्वरी। ऊपरी धन उक्त, इस पर आप ध्यान दीजिए। लिखते समय शुद्ध या शुद्ध में भी यह गड़बड़ी आप लोग करते हैं। आप लोग अक्सर उपरोक्त लिखते हैं, उपरोक्त शब्द गलत है। जैसे ऐसे लिख देते हैं उपरोक्त, यह गलत है। उपरोक्त नहीं होता शुद्ध। ऊपरी धन उक्त माने ऊपर कहा गया, तो ऊपर में र में ई की मात्रा है, ई और ऊ मिल करके तो ई का य हो जाएगा, और ऊ की मात्रा मिल करके यू, और यह र अर्धाक्षर होगा तो ऊपरी युक्त शुद्ध यह होना चाहिए। फिर मातृधन आदेश, मात्रादेश। अब मातृ में री है, अब री के बाद जब आ आएगा तो री का र बनेगा, यहाँ आप देखिए, और आ की मात्रा लगकर रा, मात्रादेश। यही री बाद में आए और अ पहले तो अर बनता है ओ गुण संधि में। पितृधन आज्ञा, री धन आ, तो री का र बना और आ हो गया मात्रा तो रा बन गया, यानी और यह त अर्धाक्षर तो पित्राज्ञा। इस तरह से आशा है आप इसको समझ रहे हैं। अब हम अगला संधि लेकर के आएंगे।